ये स्टॉल्परस्टाइन है, स्टम्बलिंग स्टोन्स या हिंदी में कहें तो ठोकर लगने वाले पत्थर। जर्मनी के बॉन शहर में पीतल से बने ये पत्थर यहूदियों के याद में बनाए गए हैं, उन यहूदियों की याद में जिन्हें नाज़ी जर्मनी में निशाना बनाया गया था। ये पत्थर उन घरों के सामने लगाए गए हैं जहां उन यहूदियों का आखिरी ठिकाना था, जहां वो आखिरी बार रहते थे। इसके बाद या तो उन्हें भागना पड़ा या फिर उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। पीतल के ये पत्थर सिर्फ बॉन नहीं, पूरी जर्मनी बल्कि पूरे यूरोप में अलग अलग शहरों में लगे हैं। जर्मनी की एक अच्छी बात यह है कि यह अपने बदनुमा इतिहास को छिपाता नहीं बल्कि उसे बार बार याद करता है। स्कूल में बच्चों को नाज़ी पास्ट के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, और ये छोटे छोटे पीतल के स्मारक भी उसी बदनुमा दाग की याद दिलाते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या उन वजहों को भी याद किया जाता है जिससे लाखों लोगों की जान गई? क्या ये बात भी बार बार बताई जाती है कि वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिसके बाद एक धर्म के लोगों को आइसोलेट किया जाता रहा और उस वक्त का आम जर्मन चुपचाप मुंह फेर कर आगे बढ़ जाता रहा? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह सिस्टमैटिक ढंग से जर्मनी में यहूदियों को निशाना बनाया गया। हमारा आज का वीडियो बहुत लंबा नहीं है, तो जर्मनी में हुए नरसंहार के पीछे की कहानी जानने के लिए आपको इसे पूरा देखना चाहिए। साल 1918, पहले विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी में एक थ्योरी चली, स्टैब इन द बैक। जर्मन कमांडरों ने कहा कि अगर देश के अंदर से उनके खिलाफ विश्वासघात न होता तो वे जंग कभी न हारते। इसके लिए कम्युनिस्टों और यहूदियों को खास तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया। नैरेटिव बनाया जाने लगा कि विदेशों में रह रहे यहूदियों को फायदा पहुंचाने के लिए जर्मन ज्यूज ने देश के साथ गद्दारी की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पर भारी जुर्माना लगा था, अर्थव्यवस्था टूट चुकी थी। ऐसे में यहूदियों के खिलाफ एंटीसेमिटिज्म वाला नैरेटिव चल निकला। इसी वजह से फार राइट ग्रुपों का भी उदय होने लगा, जिसमें हिटलर भी शामिल था। उसने नाजी पार्टी बनाई और सो कॉल्ड आर्यन रेस की सुपरमेसी की बात करने लगा। इसके बाद से नाजी समर्थक अखबारों में यहूदियों की दुकानों और प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की अपीलें छपने लगी। नाजी समर्थक युवाओं के ग्रुप SA यानी स्टॉर्म ट्रूपर्स ने लोगों को यहूदियों की दुकानों से सामान खरीदने से रोकना शुरू कर दिया। शुरुआती दिनों में इस ग्रुप का खासा आतंक था। ये लोग खाकी यूनिफॉर्म पहनते थे, जिसकी वजह से उन्हें ब्राउन हेम्डेन या ब्राउन शर्ट्स भी कहा जाता था। हिटलर के सत्ता में आने के फौरन बाद यूडेन बॉयकॉट यानी यहूदियों के बहिष्कार की एक बड़ी योजना बनी। इसे भी ब्राउन शर्ट्स ने ही अंजाम दिया। वजह बताई गई कि दुनिया भर में यहूदियों की वजह से जर्मनी के सामान का बायकॉट किया जा रहा है, लिहाजा जर्मनी भी इसके जवाब में यहूदियों का बायकॉट करेगा। हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर योसेफ गोएबल्स ने राष्ट्र के नाम रेडियो संदेश में कहा कि यहूदियों ने जर्मनी की साख पूरी दुनिया में खराब कर दी है और इससे निपटना जरूरी है। साल 1933, 1 अप्रैल 1933 को पूरे जर्मनी में ब्राउन शर्ट्स ने यहूदी दुकानदारों, डॉक्टरों और वकीलों के दफ्तरों के सामने धरना दे दिया। उन्होंने जर्मनों को इन जगहों पर जाने से रोक दिया। यहूदियों के धार्मिक स्थल सिनागॉग्स को भी निशाना बनाया गया। ब्राउन शर्ट्स के मेंबर्स ने तख्तियां ले रखी थी जिन पर लिखा था काउफ निश्ट बाय यूडन, यहूदियों से मत खरीदो, और डी यूडन जिंड उन्जर उनग्लुक, यहूदी हमारे लिए बैड लक है। उसी दिन शायद पहली बार हुड़दंगियों ने यहूदियों की दुकानों और उनके इंस्टीट्यूशंस पर निशान लगाना शुरू कर दिया। उनके दरवाजों और खिड़कियों पर काले और पीले रंग से उनके धार्मिक पहचान स्टार ऑफ डेविड बना दिए गए ताकि उन्हें अलग थलग किया जा सके। हालांकि ये प्रोटेस्ट कामयाब नहीं रहा। समझा जाता है कि इससे मार्केट पर खराब असर पड़ा, जो अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हिटलर के लिए अच्छा संकेत नहीं था। इसके अलावा कई जर्मन भी यहूदियों की दुकानों और उनके ऑफिसों में काम करते थे, उनकी कमाई पर भी असर पड़ा। पर इस घटना ने गोएबल्स के मन में कुछ बड़ा करने का बीज जरूर बो दिया। अगले 2 साल यहूदियों को हाशिए पर धकेलने के लिए
निर्णायक साबित हुए। नाजी सरकार ने अब उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया था। बायकॉट वाली घटना के फौरन बाद जर्मनी में नया कानून बना। तय किया गया कि यहूदियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। उनके प्रोफेसर्स, जजेस या टीचर्स बनने पर भी रोक लगा दी गई। जो नौकरी में थे उन्हें जबरन रिटायर या बर्खास्त कर दिया गया। यहीं से तथाकथित आर्यन नस्ल को लेकर भी भ्रम बनाना शुरू किया गया। सरकारी नौकरियां इन्हीं आर्यनों के लिए सुरक्षित कर दी गईं। यहूदियों के सरकारी वकील और डॉक्टर बनने पर रोक लग गई। सरकारी स्कूलों में यहूदी बच्चों के लिए मामूली कोटा तय कर दिया गया। जल्दी ही उन लोगों की सरकारी नौकरी भी खत्म हो गई जिन्होंने नॉन आर्यन से शादी की थी। इसके बाद यहूदियों को समाज से अलग करने का दूसरा स्टेज शुरू होता है। उन्हें कल्चरल और इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज में हिस्सा लेने से रोका जाने लगा। वे फिल्मों और कला के क्षेत्र में काम नहीं कर सकते थे और फिर उनके पत्रकार बनने पर भी पाबंदी लगा दी गई। हिटलर ने वैसे भी धीरे धीरे पूरी मीडिया पर कब्जा शुरू कर दिया था। ख्याल रहे कि जर्मनी की आबादी में यहूदियों की हिस्सेदारी 1% से भी कम थी, लेकिन वे समाज में अच्छी तरह घुले मिले थे। इकॉनमी में उनका बड़ा रोल था, जबकि जर्मनों के साथ उनकी शादी आम बात थी। साइंटिफिक बिरादरी में भी उनका खासा दबदबा था। जर्मनी के कई नोबेल पुरस्कार यहूदियों को मिले थे। 1935, 2 साल बाद 1935 में कुख्यात न्यूरेमबर्ग नागरिकता कानून लागू कर दिया गया। इसके साथ ही यहूदियों की जर्मन नागरिकता खत्म हो गई। ये एक भयानक नस्लवादी कानून था जिसमें कथित तौर पर जर्मन ब्लड लाइन को संरक्षित करने और सिर्फ इन्हीं लोगों को नागरिकता दिए जाने की बात कही गई। यहूदियों और जर्मनों के बीच की शादियां गैर कानूनी करार दी गईं। यहूदियों की नागरिकता खत्म हो गई और वे रातों रात स्टेट सब्जेक्ट्स बनकर रह गए। अब उन्हें नागरिकों वाली सुविधाएं नहीं मिलती थी। इस घटना ने यहूदियों की कमर तोड़कर रख दी। उनके पास न तो नौकरी थी न नागरिकता। यहूदियों के खिलाफ सरकार की बर्बर कार्रवाई के बाद आम जर्मन भी उनसे किनारा करने लगा। अगर कोई जर्मन किसी यहूदी से शादी कर लेता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती। धीरे धीरे यहूदियों के बचे खुचे बिजनेस भी कमजोर पड़ने लगे। आम जर्मन सरकारी कार्रवाई के डर से यहूदियों की दुकानों में नहीं जाता। ऐसे में कई यहूदियों ने जर्मनी छोड़ देने का फैसला किया, लेकिन यह भी आसान नहीं था। नाजी कानून के तहत जर्मनी छोड़ने के लिए भारी टैक्स चुकाना पड़ता, जो कुल प्रॉपर्टी का 90% तक हुआ करता था। 1935 के बाद के कुछ साल नाजी सरकार बैकग्राउंड में यहूदियों को ठिकाने लगाने की तैयारी करती रही। इसकी एक वजह 1936 ओलंपिक्स भी थे, जिसमें जर्मनी अपनी अच्छी छवि दिखाना चाहता था, पर पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा था। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स को बनाने का काम भी इसी दौरान तेज हुआ। फिर तय किया गया कि यहूदियों की सार्वजनिक पहचान जरूरी की जाए और इसके लिए उन्हें एक बैज पहनाया जाए। 1938 में योसेफ गोएबल्स ने पहली बार यह प्रस्ताव रखा और धीरे धीरे इसे अमल में लाया जाने लगा। पहले जर्मनी के कब्जे वाले आसपास के इलाकों में यह अनिवार्य किया गया और 1941 में पूरे थर्ड राइश यानी नाजी जर्मनी में। अब 6 साल से ऊपर के सभी ज्यूज के लिए स्टार ऑफ डेविड पहनना जरूरी था। पीले रंग के इस बैज पर यूडे यानी ज्यू लिखा होता। इसे शरीर पर ऐसी जगह लगाना होता था जो दूर से नजर आए और जिससे उनकी पहचान हो सके। स्टार ऑफ डेविड नहीं पहनने पर भारी जुर्माना लगता। But going out into the street with a star about the size this big, with the word Jew, or in Dutch, Jood, J-O-O-D, printed on it, is a very, very strange feeling. Very strange indeed. It's like going on the street today and saying, I'm a prisoner, or going out in the street with prison uniform. That's almost the same comparison. पहचान का ये निशान यहूदियों को आइसोलेट करने का एक बड़ा कदम साबित हुआ, लेकिन इसकी एक और वजह थी कि उन्हें घेटोज में भेजा जा सके और जर्मन समाज से दूर किया जा सके। आखिर में इसका असर ये हुआ कि आम लोगों को पता भी नहीं लग पाता कि उन छोटी छोटी जगहों पर यहूदियों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। इन्हीं घेटोज से हजारों बल्कि लाखों यहूदियों को बाद में कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स भेज दिया गया। 1938। इसी बीच 1938 में जर्मनी ने ऐसी घटना देखी जिसे नाजी सरकार और यहूदियों के रिश्ते का टर्निंग पॉइंट माना जाता है।
क्रिस्टालनाcht या नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। खबर फैली कि एक यहूदी युवक ने पेरिस में किसी जर्मन डिप्लोमैट की हत्या कर दी है। इसके बाद हिटलर की युवा टुकड़ियों ने उत्पात मचा दिया। उन्होंने जर्मनी में यहूदियों की हर इमारत को निशाना बनाया, लगभग 7000 दुकानों को तोड़ डाला, 250 से ज्यादा सिनागॉग्स नष्ट कर दिए। 2 दिनों तक अफरा तफरी मची रही। जर्मनी की गलियों में टूटे हुए शीशे बिखरे रहे, जिसकी वजह से इसे नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास का नाम दिया गया। यह घटना 1933 के बायकॉट वाली घटना से बहुत बड़ी और खतरनाक थी। इस बार न सिर्फ ब्राउन शर्ट्स बल्कि हिटलर के वफादार एसएस यानी शुट्स्टाफेल और हिटलर यूथ के लोग भी इसमें शामिल हुए। ये हमले 1938 में 9 और 10 नवंबर को हुए। इसका जर्मन समाज पर कितना प्रभाव है अंदाजा इस बात से लग सकता है कि जब 9 नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार टूटी तो उस दिन को जश्न का दिन नहीं घोषित किया गया, बल्कि जर्मन एकता के लिए एक अलग तारीख 3 अक्टूबर तय की गई। 9 नवंबर को जर्मनी हर साल शोक मनाता है। अमेरिकी अखबार द अटलांटिक ने दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ी घटनाओं को सहेजकर एक पेज बनाया है। इसके मुताबिक कम से कम 30,000 यहूदियों को क्रिस्टालनाcht के दौरान कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया। इसके बाद कंसंट्रेशन कैंप्स और गैस चैम्बर्स में उनके साथ क्या कुछ हुआ ये बताने की जरूरत नहीं। होलोकॉस्ट के दौरान कोई 60 लाख यहूदियों की जान गई, लेकिन इससे पहले उन्हें बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पहले कमजोर बनाया गया और फिर समाज से अलग किया गया। इन्होंने आइसोलेशन, अपार्थाइड और जीनोसाइड सब कुछ झेला। एक बार फिर लौटते हैं स्टम्बलिंग स्टोन्स यानी ठोकर वाले पत्थर पर। पुराने जर्मनी में कहावत थी कि अगर चलते चलते किसी को ठोकर लग जाती तो वो कहता कि जरूर इस जगह पर किसी यहूदी को दफनाया गया होगा। 1990 के दशक में जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई तो इस कहावत को ही मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला हुआ। 80-90 साल पहले जर्मनी में धर्म के नाम पर नरसंहार हो रहा था, लोगों को मारा जा रहा था। जिस समाज ने उस वक्त अपने आसपास हो रही घटनाओं से मुंह फेर लिया था, आज ये पीतल के पत्थर बार बार उन्हें उन घटनाओं की याद दिलाते हैं। नाजी अत्याचार के बाद एक नारा दिया गया, नी वीडर, यानी दोबारा कभी नहीं। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन ये एक ऐसी घटना है जिसे दुनिया के किसी हिस्से में दोबारा घटने से रोकने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। नमस्कार।